मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं कैलाश कुमार आपने जो शुरुआत की थी भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो लेके आपके सामने आया हूँ। और उसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार चल रहे हैं। उसको अपने देखते हुए अगर थोड़ी सी पीछे की बात करें कि उम्मीद करता हूँ कि जो पीछे की अपनी जितनी भी क्लासें हैं आपको समझ में आ गई होगी, या कोई आपकी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप उसको लिख के हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो ये चल रहा है भारतीय संविधान, इसका जो आज अपने टॉपिक चलने जा रहे हैं तो वो है फंडामेंटल राइट। उसका तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे पार्ट में जो अपने दूसरे पार्ट में पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवाइज करें तो अपने ये देखते हैं कि आज तक मैंने फंडामेंटल राइट में क्या पढ़ा है। तो पहला जो टॉपिक अपने पढ़ा था वो ये पढ़ा था अपन लोगों ने कि फंडामेंटल राइट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहला जो टॉपिक पढ़ा था कौन सा था? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, दूसरा जो अपन टॉपिक उसके अंदर पढ़ा था वो पढ़ा था इसके अंदर जो पार्ट 1 के अंदर वो अनुच्छेद 12 और 13 अनुच्छेद पढ़े थे अपन लोगों ने। ठीक है, अनुच्छेद 12 में क्या आया था? 12 के अंदर राज्य की परिभाषा आई थी और अनुच्छेद 13 के अंदर आया था कि ऐसी कोई विधि नहीं बनेगी या ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जिसके अंदर मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। ये अपन लोग इसके अंदर पढ़े थे। उसके बाद में अपन लोग अनुच्छेद 14 पढ़ा था, समानता का अधिकार पढ़ के आए हैं अपन लोग। समानता के बारे में पढ़ा। अनुच्छेद 15 पढ़ा जिसके अंदर हमने धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी को अपने भेदभाव नहीं करेंगे। ये अपन लोग थोड़ा इसको पढ़ के आए हैं। किसी भी स्टूडेंट ने अगर ये क्लासें पीछे की नहीं देखी हैं तो वो कृपया आप डिस्कशन बॉक्स में जाके देख सकते हो। पीछे की क्लासें MDM ऑनलाइन स्टडी के अंदर जाके देख सकते हो। ठीक है, अब जो आगे अपने देखें, अब जो इसके अंदर अपने देखें तो जो अपने सबसे आगे अगला जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 16। अनुच्छेद 16 जो पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर है अवसर की समानता। उसके अंदर अपने पढ़ने जाएंगे अवसर की समानता। इसको अपने अगर देखें तो ये देख सकते हैं इसके अंदर अपने कि अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है कि सार्वजनिक नियोजन। ठीक है, ये बहुत बढ़िया शब्द है। एक कंपटीशन की एग्जाम देंगे तो सार्वजनिक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में इन बातों के आधार पर, इन बातों का मतलब यहाँ आना है अपने को, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या बोलता है? 16 ये बोलता है कि सार्वजनिक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में, लोक नियोजन में इन बातों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कौन सी बातें हैं? वो नंबर 1 है धर्म, नंबर 2 जाति, नंबर 3 मूलवंश, नंबर 4 लिंग, नंबर 5 जन्म स्थान और नंबर 6 निवास स्थान। ये 3 और 3 6 बातें हैं। और थोड़ा सा रिमाइंडर करते हैं पीछे की बात को तो अनुच्छेद 15 आपने पढ़ा था, उसमें धर्म था, जाति था, मूलवंश था, लिंग था और जन्म स्थान था। ये 5 बातें थी उसके अंदर आपको पढ़नी है। और जो छठी बात नहीं इसके अंदर ऐड होगी, निवास स्थान के आधार पर आप नौकरी के अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे। ये बातें जो आपने पढ़ी है ये अनुच्छेद 16 के अंदर आती है। और एक बात मैं आपको कंपटीशन के हिसाब से बता दूं, अनुच्छेद 16, 16(4), 15, 15(4) ये दोनों अनुच्छेद किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी रूप में आपके सामने आते रहते हैं, तो कृपया इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अनुच्छेद 16(1) में क्या लिखा हुआ है? ये 6 बातें आएगी। और 15 के अंदर कितनी बातें थी? 15 के अंदर इसके अंदर 15 के अंदर जो 5 बातें थी। ठीक है, उसके अंदर निवास स्थान नहीं था। ये क्रम आप बिल्कुल इसी तरह याद रखोगे, इसी तरह पेपर में पूछा जाता है। अब इसके अंदर अपने देखें, थोड़ा सा इसका अपवाद देखें तो, क्योंकि ये ऐसे है कि इनके आधार पर अपने भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन अनुच्छेद जो 16(3) क्या बोलता है? वो ये बोलता है, अनुच्छेद 16(3) ये क्या बोलता है? ये बात बोलता है कि संसद चाहे तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है। संसद चाहे तो। देखो, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो पॉलिटिकल के अंदर आप सिर्फ शब्दों का बड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस शब्दों की हेरफेर ही इस सब्जेक्ट को आगे पीछे करती है। स्टूडेंट के जो क्रम को आगे पीछे कर देती है, शब्दों का हेरफेर, इसकी भाषा बहुत ज़्यादा चेंज होती है। तो अपने देखें अनुच्छेद 16(3), देखो 16 में क्या बोला है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। वहीं इसका अपवाद देखो, इसका अपवाद है 16(3). ये क्या बोल रहा है? ये बात बोलता है कि संसद चाहे तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है।
ठीक है। और सबसे बड़ा भेदभाव देखो आप, अनुच्छेद 371 के अंदर आंध्र प्रदेश को यह अधिकार दिया गया है कि सरकारी नौकरी के दौरान वो भेदभाव कर सकता है निवास स्थान के आधार पे। अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश। अब की बार अनुच्छेद 371 जो हाल ही में व्याख्याता भर्ती 2018 संपन्न हुई है, उसके अंदर बहुत से क्वेश्चन 371 संबंध आए थे। एक उनमें से ये भी क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश नौकरी के निवास स्थान में नौकरी के आधार पर अपने क्या कर सकते हैं, इस पर भेदभाव कर सकते हैं। अनुच्छेद 16(3) में ये बात बोली है। एक यहाँ पे प्रश्न और बनता है, वो ये बनता है कि अनुच्छेद 16(3) संसद का नाम लेता है, ना कि विधानमंडल का। ठीक है, इसने क्या बोला, संसद चाहे तो अगर ऑप्शन में किसी प्रकार आपको विधानमंडल मिले, किसी राज्य का विधानमंडल, ठीक है, ये उत्तर करते ही नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग है। सिर्फ ये भेदभाव जो करती है वो संसद कर सकती है, संसद कोई विधि बनाकर ऐसा कानून पारित कर सकती है। ठीक है, ये आपने अनुच्छेद 16 पढ़ लिया है पूरा। 15(4) के जो 5 बातें पढ़ी, उसमें एक बात आपको ऐड करनी है, वो है अनुच्छेद, इसके अंदर जो 5 बातें इनमें से निवास स्थान आपको ऐड करना है, तो अनुच्छेद 16 हो जाएगा। इसका अपवाद पढ़े तो 16(3) पढ़ने को मिलेगा आपको। 16(3) में क्या बातें लिखी गई है कि संसद चाहे तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है। ठीक है, आपने ये 16(3) पढ़ लिया। उसके बाद में अगर अपने देखें तो अनुच्छेद 16(4) बहुत ज़्यादा, मैंने कहा कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16(4) में क्या बात लिखी हुई है, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, बहुत एक कॉमन जो इसमें जो शब्द पकड़े अपने, तो वो है पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है, मतलब SC, ST, OBC, इनको जो आरक्षण दिया गया है वो इसी को आधार रख के ही दिया गया सरकारी नौकरियों के अंदर। ठीक है, सरकारी नौकरी के अंदर इनको जो आरक्षण दिया गया वो इसी आधार पर दिया गया है। अनुच्छेद 340 क्या बोलता है, राष्ट्रपति चाहे तो पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक पिछड़ा वर्ग की गठन कर सकता है। ये अपने आगे पढ़ेंगे। 1993 के अंदर इसका गठन भी किया हुआ है, जिसका कार्य क्या है, इसका कार्य ये है कि जातियों की पहचान करना कि कौन सी जाति पिछड़ी हुई जाती है, वो अपने आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा अपने चैप्टर में। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने लिए क्या है, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है, SC, ST और OBC को। ठीक है, ये अपने आगे इसके अंदर देखें, आगे इसमें अपने देखें तो इसके जो आरक्षण की बात करें तो बहुत बड़ा चैप्टर यहाँ पे आरक्षण का एक अलग से आता है, जो कि अपने यहीं इसको पढ़ना चाहेंगे ताकि आगे आपको पढ़ने में समझने में कोई किसी प्रकार की समस्या पैदा ना हो। तो देखो, सबसे पहले क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग का गठन किया था। जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने एक आयोग का गठन किया था, उसका नाम था काका कालेकर आयोग। काका कालेकर आयोग उसका नाम था। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के अपने आरक्षण पढ़ने जा रहे हैं। अपने आरक्षण में देखें तो काका कालेकर आयोग 1953 में जवाहरलाल नेहरू इन्होंने एक आयोग का गठन किया 1953 में। इस आयोग ने रिपोर्ट दी थी 1955 के अंदर। देखो, ये जो मैंने प्रश्न यहाँ लेके आए, जो मैंने बोर्ड पे जो लिख रखा है, देख रहे वो बहुत ज़्यादा बढ़िया एक अलग से आपके टॉपिक है। और इसके अंदर जो छोटे छोटे प्रश्न है कि काका कालेकर को आयोग किस गवर्नमेंट के अधीन आया था, कब आया था, इसकी रिपोर्ट कब लिखी गई थी और इसका वर्ग क्या था। बहुत बढ़िया, पिछड़े वर्ग का इसमें आधार किसको माना गया था, जाति को माना गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन ये सामने है, ये कि पिछड़े वर्ग का आधार उस वक्त क्या रखा गया था, जाति रखी थी, बल्कि आज भी जाति है कहीं ना कहीं। ठीक है, काका कालेकर आयोग 1953 में आता है, जवाहरलाल नेहरू के सरकार के अंदर आता है, रिपोर्ट 1955 में इन्होंने दी थी। पिछड़े वर्ग का आधार इन्होंने जाति रखा था और इनकी रिपोर्ट, अब इनकी जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को एक बार के लिए माना नहीं गया, ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी रिपोर्ट। अगर इसको अपन देखें तो माना नहीं गया था, ठंडे बस्ते में इसको रिपोर्ट को डाल दी गई थी, मतलब ये रिपोर्ट लागू नहीं हुई थी।
बिल्कुल ही रिपोर्ट लागू नहीं हुई थी। उसके बाद में किसकी गवर्नमेंट आती है? उसके बाद में आती है गवर्नमेंट मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट आती है वो आती है जनता सरकार, जनता पार्टी की सरकार से। ठीक है, जनता पार्टी की तरफ से ये मोरारजी देसाई की सरकार आती है। इन्होंने एक आयोग का गठन किया। इन्होंने भी क्या किया? एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग का नाम क्या था? बीपी मंडल था। उस आयोग का नाम क्या था? बीपी मंडल आयोग था। 1978 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी ऐसे प्रश्न मिलान के अंदर भी पूछे जाते हैं कि काका कालेलकर आयोग कब आया था और बीपी मंडल कब आया था, और भी कई आयोग से उनको मिलाने का प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हाल ही के अंदर नेट जेआरएफ की एग्जाम जून 2020 की जो अब होने जा रही है, तो उनको देखते हुए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से उठ सकते हैं। ठीक है, बीपी मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो 1978 में आया था, ये किसकी सरकार में आया था? मोरारजी देसाई की सरकार में। और मोरारजी देसाई की सरकार किस पार्टी की थी? जनता पार्टी की सरकार थी। रिपोर्ट दी 1980 के अंदर। ठीक है, अब इसके सुझाव क्या थे? ठीक है, इन वर्गों की पहचान जातीय होनी चाहिए। इन्होंने इसमें क्या माना कि जो पहले पढ़ के आए काका कालेलकर, इन्होंने भी आधार क्या माना? जाति माना। इन्होंने कहा कि जाति को अपने आधार रखे हुए पता लगाना चाहिए कि कौन सी जातियां पिछड़ी हुई है, किस तरह से उनको अपने उनका विकास करने के लिए सक्षम रह सकते हैं। उन्होंने एक बहुत बढ़िया यहाँ पे दिया, आरक्षण 27% हो। ठीक है, आरक्षण क्या हो? 27% हो। ठीक है, इसमें बाद में क्या हुआ कि अब इसके दौरान 1980 के बाद में ये गवर्नमेंट क्या हो गई? समाप्त होगी। इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। जो ये गवर्नमेंट मोरारजी देसाई की समाप्त होने के बाद में वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। देखो ये जो प्रश्न मैंने ब्रैकेट में डाले हैं, और जनता पार्टी की सरकार, ये कई बार मिलान में प्रश्न आते हैं बहुत बढ़िया कंपटीशन एग्जामों के अंदर कि मोरारजी देसाई की सरकार किस पार्टी की सरकार थी? वीपी सिंह की सरकार राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी। 1990 में वीपी सिंह ने आते ही सबसे पहला जो काम किया वो बीपी मंडल आयोग को लागू कर दिया। बीपी मंडल की रिपोर्ट को क्या कर दिया इन्होंने? लागू कर दिया। ठीक है, लागू करने के बाद में सबसे जो समस्या का सामना करना पड़ा देश के अंदर, इस प्रकरण पूरे जो मामला था, इस मामला को इंदिरा साहनी नाम की एक लेडीज ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस पूरे प्रकरण को, बीपी मंडल आयोग को, क्या इसकी बातें थी? इन्होंने कहा कि जाति आधार होना चाहिए, आरक्षण 27% होना चाहिए। 1978 में आता है, रिपोर्ट 1980 में दी थी इन्होंने। ठीक है, और इसको लागू किसने किया था? देखो सबसे बड़ा प्रश्न है, आता तो ये मोरारजी देसाई की सरकार के अंदर है, लेकिन लागू कौन करता है इसको? ये लागू करते हैं बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, वो इनको लागू करते हैं 1990 के अंदर। 78 में आया, 80 में रिपोर्ट दी, और 1990 में लागू किसने किया? ये बीपी सिंह ने इन्होंने लागू किया था। ठीक है, आगे अपने इसके अंदर देखें। ठीक है, तो अब इंदिरा साहनी, ये बहुत एक लेडीज बड़ी जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर, राजनीति विज्ञान में जो वाद है, इनमें बड़ी चर्चा में रही थी, और बड़ा एक खूबसूरत वाद आपको देखने को मिलता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा भारत को डेवलपमेंट इसके अंदर मिला था, इससे आरक्षण के मामले के अंदर। ठीक है, तो इसमें देखिए इंदिरा साहनी इस पूरे प्रकरण को कहाँ ले गई? सुप्रीम कोर्ट में ले गई, और इस प्रकरण को क्या नाम दिया गया? इस प्रकरण को नाम दिया गया मंडलवाद। इसको आप मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आपके सामने ऐसे भी आ सकता है, मंडलवाद का संबंध है इंदिरा साहनी, ऐसा भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है। ये 1993 के अंदर इसने मंडलवाद, 1990 में रिपोर्ट लागू हुई थी, लागू होते ही इंदिरा साहनी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 1993 के अंदर ये फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया। फैसले में क्या आया? जातियों को वर्ग मानना है। मतलब इन्होंने ये जो बात रखी, जाति आधार रखा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। उस वक्त भारत के देखें, अपने इस सिस्टम की, भारत की जनसंख्या के आधार जनता को देखें, तो जातियों को आरक्षण का आधार बिल्कुल सही ठहराया गया, और आरक्षण 27% सही माना गया। ठीक है, क्या माना गया? आरक्षण 27% इनको सही माना गया। अब उसमें क्या हुआ, जो ये फैसला आया, इस फैसले के अंदर क्या कहा? इसमें फैसले के अंदर 3 शर्तें इंपॉर्टेंट रखी गई थी। ठीक है, कौन कौन सी शर्तें थी? नंबर 1, आरक्षण क्रीमिलियर को नहीं, नॉन क्रीमिलियर को मिलेगा। ठीक है, अपने ओबीसी में देखते हैं, अपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उसमें लिखा होता है क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। तो नॉन क्रीमिलियर को आरक्षण इसमें दिया जाएगा, और क्रीमिलियर को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पहली बात ये मिली इसके अंदर। दूसरी बात, आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अभी एक प्रश्न बनेगा, बहुत खूबसूरत प्रश्न बनेगा। उसमें क्या है कि आरक्षण 50% से अधिक 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण मना कर दिया गया था। ये 3 बातें सुप्रीम कोर्ट ने मंडलवाद के तहत 1993 के अंदर अपने फैसले में सुनाई। ठीक है, मंडलवाद क्या है? मंडलवाद इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी को जो आरक्षण या काका बीपी मंडल है इसको कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने जो फैसला दिया वो क्या था कि जातियों को वर्ग मानना सही है माना इन्होंने, और आरक्षण को 27% सही माना। और जो 3 शर्तें थी, ये फैसला इन शर्तों के अकॉर्डिंग आया था। कौन कौन सी थी? आरक्षण क्रिमिनल को दिया जाएगा, नॉन क्रिमिनल को नहीं दिया जाएगा, नॉन क्रिमिनल को दिया जाएगा। दूसरी बात, आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। तीसरी बात, पदोन्नति के अंदर आरक्षण को बिल्कुल साफ तरीके से मना कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। ये सारी बातें आई है। इन बातों को अपने आधार में रखते हुए तो जो सबसे बढ़िया जो यहाँ प्रश्न मैंने कहा था यहाँ बनेगा, आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 50% आरक्षण इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने मंडलवाद के तहत कहा। ठीक है, लेकिन अब इसका अपवाद देखो आप, इसका अपवाद अपने देखें तो इसके अपवाद के अंदर तमिलनाडु नाम आपके सामने आता है। तमिलनाडु नाम आपके सामने आता है। इस अपवाद को अपने देखें तो तमिलनाडु में ये क्या सिस्टम हुआ कि 1994 के अंदर 1994 के अंदर ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को इनका आरक्षण जो है 69% कर दिया गया था। 69% कर दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, वे आरक्षण किसी भी प्रकार से 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया प्रश्न आपके सामने, अपवाद क्या हुआ? तमिलनाडु इसके अंदर अपवाद है, 69% है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे ये प्रावधान किया, इन्होंने क्या किया, इसको बाद में 9वीं अनुसूची में डाल दिया। आपको पता है, भारतीय संविधान करें, आपने आगे पढ़ेंगे, 12 अनुसूचियां हैं। इसके अंदर 9वीं अनुसूची एक ऐसी है, 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी विषय डाला जाएगा, जो भी विषय उसके अंदर डाला जाएगा, इसके तहत उसमें सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज अपने नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी विरोध हुआ था, इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया, लेकिन इसका कुछ भी सिस्टम नहीं बैठा। जो एक यहाँ बात हो रही है, पदोन्नति में आरक्षण मना कर दिया गया था। ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण को मना कर दिया गया था, लेकिन 85वें संविधान संशोधन हुआ, 85वां संविधान संशोधन, जो कि 2001 या 2 मान सकते हैं अपने, 85वां संविधान संशोधन 2001 या 2002, इसके अंदर इस पदोन्नति में आरक्षण की बात स्वीकार कर ली गई थी। ठीक है, तो अब देखो इसको प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, इसमें प्रश्न देखते हैं। तो इंदिरा साहनीवाद किस चीज को लेके आया? इंदिरा साहनीवाद बीपी मंडल को लेके आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसे मंडलवाद भी कहा गया 1993 के अंदर। ठीक है, 1993 में क्या फैसला दिया गया? जातियों को आधार सही माना गया, आरक्षण 27% सही माना गया, बशर्ते 3 शर्तों के आधार पे आया। कौन कौन सा? आरक्षण क्रिमिनल को नहीं मिलेगा, नॉन क्रिमिनल को मिलेगा। दूसरी बात, आरक्षण 50% से अधिक नहीं जा सकता। तीसरी बात, पदोन्नति के अंदर आरक्षण नहीं माना गया, आरक्षण को नहीं दिया गया। तो अब जो इसके देखें 2 बातों के अपवाद देख लो आप। आरक्षण 50% से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 1994 के अंदर आरक्षण ओबीसी की तरह 69% आरक्षण दे दिया गया था। और जो ये पदोन्नति वाली बात है, 85वां संविधान संशोधन 2001 2002, इन चीज़ों को अपने देखें तो ये इसमें स्वीकार कर लिया गया था कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो जो आज अपने इसमें किया है, ये दोनों बातें बीपी मंडल कर लिया, अपने काका कादर का आयोग के बारे में पढ़ा, दोनों में से निश्चित रूप से कोई ना कोई एग्जाम के अंदर प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर आपने आगे देखें, अगर इसमें आगे अपने इसमें देखते हैं तो मैंने आपको कहा था शुरुआत में जब पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि एक अनुच्छेद 340 इसके तहत राष्ट्रपति एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कर सकता है, जिसके अंदर जो इनकी पहचान करे जातियों की, जो पिछड़ी हुई जाति हैं। तो इसके तहत इसको अकॉर्डिंग 1993 के अंदर 1993 के अंदर एक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना की गई। तो 1993, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी?
1993 के अंदर की गई थी। और ये एक क्या है, ये एक कानूनी विधिक मतलब कानूनी आयोग है। ये कानूनी आयोग है, विधिक आयोग है। ये इसका कार्य क्या है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? ऐसी जातियों की पहचान करना कि कौन सी जातियां पिछड़ी हुई जातियां हैं। ऐसा कार्य क्या है? पिछड़ी हुई जातियों की खोजबीन करना या जांच करना, जो भी है, या पहचान करना इनकी। ठीक है, सही जो शब्द रहेगा वो क्या है? पिछड़ी की पहचान करना। ठीक है, अनुच्छेद 340 मैंने शुरुआत में पढ़ा दिया। 340 के तहत यह था कि राष्ट्रपति चाहे तो एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कर सकता है। इसके तहत 1993 के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसका मुख्य काम क्या है? जातियों की पहचान करना। ठीक है, आगे अपने जो है अनुच्छेद 17 पढ़ेंगे, 17, 18, 19 आगे ये पढ़ेंगे। अभी अब तक आपने आज पढ़ा जो अनुच्छेद 16 पढ़ा, वो भी डिटेल से अच्छे से आपने पढ़ लिया। आरक्षण के बारे में आपने पढ़ लिया। ठीक है, और इसको आप अगर इसमें कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप करके मैं पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।